गैस बिहेवियर, तो हमने ये सीखा कि आइडियल गैस बिहेवियर एक ऐसा बिहेवियर है जिसके अंदर एक गैस हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर के ऊपर हमारे पास किसी भी गिवन वॉल्यूम को पूरी तरह से ऑक्यूपाई कर लेती है। हम कोई गुंजाइश छोड़ते ही नहीं है कि वो हमारे पास वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करे ना। बोलते हैं बहुत लो प्रेशर है और बच्चा हमारे पास बहुत हाई टेम्परेचर पे जो गैसेस होती हैं वो हमारे पास आइडियल गैस की तरह आपके पास बिहेव करती है। लेकिन क्या रियलिटी में आपको कहीं पर आइडियल गैस मिलती है? तो आपका जवाब होगा नहीं सर, ऐसा कहीं पर भी हमको नजर नहीं आता। क्या हमारे पास आइडियल गैस का बिहेवियर हमें दिखाई देता है? और पिछली बार हमने कुछ एक चीजें की थी, जैसे हमने आइडियल गैस इक्वेशन को समझा। क्या आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? पीवी इज इक्वल टू NRT, जहां पर n नंबर ऑफ मोल्स है, आर गैस कांस्टेंट है और हमारे पास T आपके पास टेम्परेचर है, या फिर मेरे पास पीवी इज इक्वल टू हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर इनटू आर इनटू टी के बराबर। मैंने ये भी सीखा कि पीवी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर अपॉन एन ए, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 इंटू 10 रेज़ टू पावर -23 जूल पर केल्विन इसकी वैल्यू है, इंटू टेम्परेचर T। या फिर मैंने ये भी बात सीखी बच्चे कि पीवी इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय आर इंटू टी। या फिर मैंने एक और बात सीखी कि पी और आपके पास अपॉन डेंसिटी इज इक्वल टू आर टी अपॉन मेरे पास यहाँ पर एम। ये सब आइडियल गैस इक्वेशंस। दीज आर ऑल द आइडियल गैस इक्वेशन जिसके ऊपर हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि अलग अलग पैरामीटर्स कौन कौन से हैं। पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, एन नंबर ऑफ मोल्स है, कैपिटल एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, एन ए एवोगैड्रो नंबर है, आर गैस कांस्टेंट है, के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और टी हमारे पास टेम्परेचर है। अगर हम आगे की तरफ को चलें तो हम यहां पर समझने की कोशिश करते हैं कि एनसीईआरटी ने हमारे पास यहां पर कैसे क्वेश्चन बनाए हुए। अगर हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखें तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि एस्टिमेट, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एस्टिमेट द फ्रैक्शन of molecular volume, estimate the fraction of the molecular volume आपके पास to the actual volume occupied by the oxygen gas at STP। एट बच्चा हमारे पास क्या आ जाता है? एसटीपी। एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेक द diameter of the oxygen molecule, यह हमारे पास कितने के बराबर आ जाएगा? टेक द diameter of the oxygen molecule 3 एंगस्ट्रॉम के बराबर, 3 एंगस्ट्रॉम के बराबर हमारे पास यहाँ पर इसकी वैल्यू। ये एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री के अंदर भी पूछा जा सकता है, पर क्वेश्चन को करना कैसे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमारे पास बड़ा सिंपल है। मेरे पास यहाँ पर अगर ऑक्सीजन को हम यहाँ पर एक इस तरीके से रिप्रेजेंट करें कि ये ऑक्सीजन का हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, सपोज ये हमारे पास, हालांकि ऑक्सीजन के अंदर बच्चा हमारे पास O2 होता है तो उसकी जो करेक्ट पिक्चर है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। हम इसको एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लेके चलते हैं और एसटीपी पे, एसटीपी का मतलब बच्चे टेम्परेचर आपके पास कितना होना चाहिए? 273 केल्विन। और हमारे पास प्रेशर कितना होना चाहिए बताओ? ये मेरे पास 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होना चाहिए। तो हम एक डब्बे के अंदर मान लेते हैं कि 1 मोल, आपके पास 1 मोल के ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को प्लेस कर देते हैं। यह हमारे पास 1 मोल के ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को हमने प्लेस कर दिया। यह हमने इसको क्या कर दिया? यहाँ पर आपके पास प्लेस कर दिया। तो हमारे पास ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल क्या करेंगे? एक वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेंगे।
या हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर वॉल्यूम होगा। यानी कि हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर वॉल्यूम क्या होगा? तो बड़ी सिंपल सी बात है कि सर इसका मॉलिक्यूलर वॉल्यूम क्या होगा? तो नंबर 1, आपके पास यहां पर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं? तो आप बोलोगे 6.023 इंटू 10⁻23, क्योंकि हम 1 मोल ले रहे हैं। और एक मॉलिक्यूल का आपके पास वॉल्यूम कितने के बराबर है? तो एक का कितना आ जाएगा? 4/3 पाई। और यहां पर एक मॉलिक्यूल का डायमीटर गिवन है 3 एंगस्ट्रॉम, तो इसका रेडियस आपके पास 3/2 इंटू 10⁻⁻10 का होल क्यूब। होप सो आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि एक डब्बे में मैंने बहुत सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को प्लेस कर दिया। अगर मुझे ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम पता है, तो इसके n अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो उनका वॉल्यूम कुछ इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। और इसको अगर हम कैलकुलेट कर देते हैं तो 1.414 इंटू 10⁻⁻, मेरे पास -29 मीटर क्यूब। हम थोड़ी कैलकुलेशन को थोड़ा सा ईज आउट कर देते हैं ताकि हम उस टाइम को बचा सकें कैलकुलेशन वाली। ये मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, लेकिन कोई बच्चा बता सकता है इस पे एक्चुअल वॉल्यूम कितने के बराबर होता है? इसका एक्चुअल वॉल्यूम कितना होता है? क्योंकि ये आइडियल गैस ले रहे हैं, तो इसका एक्चुअल वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 22.4 इंटू 10⁻⁻, 1 लीटर है माइनस मीटर क्यूब। ये पॉइंट आपको समझ में आया? एक्चुअल के अंदर कोई भी गैस अगर हम रिलीज कर देते हैं जो कि आइडियल गैस है, तो वो आइडियल गैस का जो 1 मोल होगा वो 22.4 इंटू 10⁻⁻3 मीटर क्यूब का आपके पास क्या करेगा? वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। ये एक्चुअल है। और मॉलिक्यूलर वॉल्यूम जो हम मॉलिक्यूल के साइज के हिसाब से निकालना चाहते हैं कि भाई इसका अगर एक मॉलिक्यूल है, हम उसको क्या कर रहे हैं बच्चे? डब्बे के अंदर बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक्चुअल वॉल्यूम जो कि ये हमारे पास फ्री टू मूव है, ये गैस मॉलिक्यूल फ्री टू मूव है, तो ये हमारे पास इतना वॉल्यूम क्या करेगी बच्चे? ऑक्यूपाई करेगी। अब जरा सोच के देखो करमनजीत, बिल्कुल मैं आपका क्वेश्चन देता हूँ, 2 मिनट वेट करिए। तो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम क्या है? जिसके अंदर हम उसको फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक डब्बे के अंदर हम उसको फिट कर रहे हैं, एक डब्बे के अंदर हम उसको फिट कर रहे हैं। मतलब कि एक डब्बा लिया, बोला अच्छा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन लेके आओ भाई, लेके आओ। आपने एक के बाद एक उसको फिट करते गए, फिट करते गए, फिट करते गए। आपने उसको गैस माना ही नहीं, आपने उसको गैस माना ही नहीं। आपने बोला अच्छा ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से पकड़ो, एक बच्चे जो फोर्सेप होता है उसे पकड़ो, इस डब्बे के अंदर डालो, पकड़ो इसको डालो, पकड़ो इस डब्बे में बांध दो आप। और आपने उनको बिल्कुल दबा के रखना है, एक के ऊपर एक बच्चे आपने रखना है। आपने उनको गैस वाली प्रॉपर्टी दी नहीं, आपने उसको गैस वाली प्रॉपर्टी दी नहीं। और दूसरा केस में क्या है? आपने ऑक्सीजन के 1 मोल को उठाया और उसको इस कमरे के अंदर छोड़ दिया, तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे? 22.4 इंटू 10⁻⁻3। तो पहले वाले में हम सिर्फ उन मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल वॉल्यूम देखेंगे कि अगर ये इकट्ठे हो जाते, अगर ये एक्सपैंड नहीं करती, अगर ये दूर दूर नहीं भागती, तो इसने इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना था। और दूसरे में उसको गैस मान के चल रहे हैं, तो वो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। जी बोलो बच्चे, शाबाश। सर मैं बोल रहा था ये तो मोलर वॉल्यूम हुआ ना, थ्योरेटिकल। दो चीजें, 2 बच्चे बोल रहे हैं, एक बच्चा एक टाइम पे बोलो। सर मैं कह रहा था ये जो 22.4/3 वो तो थ्योरेटिकल होगी ना, ये क्योंकि थ्योरेटिकल है। और हम, हाँ बिल्कुल डेफिनेटली बच्चे, एक्चुअल वॉल्यूम थ्योरेटिकल वॉल्यूम होता है, क्योंकि हम उसको गैस तो मान के चल रहे हैं ना। आप पॉइंट को समझो कि एक में मैं उसको गैस मान के चल रहा हूँ, दूसरे में मेरे को गैस की प्रॉपर्टी से लेना देना ही नहीं है। ये हम बोल रहे हैं कि भाई उन मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा प्लेस कर दो, एक जगह पे ऐसे करके आप इकट्ठा कर दो, तो वो उनका मॉलिक्यूलर वॉल्यूम कितना होगा, उन मॉलिक्यूल्स का टोटल वॉल्यूम कितना। और दूसरा बच्चे, उन मॉलिक्यूल्स को हमने फ्री कर दिया, मतलब आपने मॉलिक्यूलर वॉल्यूम में क्या कर दिया? इन इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को किसी तरीके से बाइंड करके जोड़कर बच्चे एक जगह पे इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। मेरी बात को समझ रहे हो? यहां पर आपने इनको जोड़ना स्टार्ट कर दिया और देखा कि इन मॉलिक्यूल्स को कितना वॉल्यूम एक्चुअल के, आपके पास कितना वॉल्यूम इसको चाहिए बच्चे? आपके पास अगर इसके पास गैस लाइक कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये मॉलिक्यूलर वॉल्यूम है। और दूसरे में जब आप इसको गैस लाइक प्रॉपर्टी देते हो, तो ये आपसे एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होके भागने लग जाएगी। और फिर ये वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई करेगी कि कम करेगी? तो ज्यादा। तो इस केस में ये एक्चुअल वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, आई बात को समझ में? नमन आप यस पूछो, नमन आप पूछो। नमन आप क्या पूछ रहे थे बेटा?
सर मैं नहीं था। अच्छा फिर कौन था भाई? श्रेयस। अच्छा श्रेयस बोल मैं बेटा। पूछ रहा था मॉलिक्यूलर वॉल्यूम में हमें एक मॉलिक्यूल की वॉल्यूम नहीं देनी। नहीं बेटा, हमने टोटल हो सारे जाएगा ना आपके पास, टोटल। फिर अगर आप वहां पर करोगे तो सर फिर वो तो मोलर एक्चुअल वॉल्यूम वॉल्यूम में होगी। कैसे आप रेशियो उसको ले लिया लिख ना सकते? हमने, तो रेशियो रेशियो है, ले। क्योंकि आप उसके अंदर से एक की नहीं ले सकते। आप बोलोगे कि अगर ऑक्सीजन के 1 मोल्स अगर इकट्ठे हो जाते बच्चे, तो मॉलिक्यूलर लेवल पे उन्होंने कितनी जगह बनानी थी। इसको आप ऐसे समझो बच्चे, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन हमारे पास ये बोल देता है कि अगर आप बहुत सारी चीज को एक ही जगह पे इकट्ठा कर दो, एक ही जगह पे इकट्ठा कर दो, मॉलिक्यूलर्स को इकट्ठा कर दो, उनके गैस की प्रॉपर्टीज को खत्म कर दो, तो उन्होंने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना था। और अगर आप उनको आइडियल गैस मान के छोड़ देते हो तो उन्होंने इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना था। तो वी मॉलिक्यूलर अपॉन वी, आपके पास यहां पर एक्चुअल वी आपके पास एक्चुअल कितने के बराबर है? नाउ दिस इज 1.414 इंटू 10⁻⁻29 और नीचे बचे 22.4 इंटू आपके पास 10⁻⁻ आपके पास -3। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो चीजों को इज आउट करने के लिए 3.6 इंटू 10⁻⁻4 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये एनसीईआरटी का 9.1 क्वेश्चन है। ये हमारे पास एनसीईआरटी का 9.1 क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री में भी हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9.2 क्वेश्चन एनसीईआरटी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारे पास हम आइडियल गैस के बिहेवियर को कैसे बोलते हैं? नाउ कौन सी चीज बच्चा हमारे पास आइडियल गैस बिहेवियर की तरह काम करती है? तो आप बोलते हो आइडियल गैस बिहेवियर का मतलब है पी वी इज इक्वल टू मेरे पास एन आर इंटू टी। जे करमनजीत बोलो बेटा। -4 कहाँ से आ सकता है? -29 -3 का सॉल्व करके देख लीजिएगा बच्चे, अगर कहीं पर कोई गड़बड़ होगी तो आप देख सर वो तो लीजिएगा। दिख ही रहा है, इतना भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि मैंने जो बच्चे यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ है तो वहां से तो बच्चे आपके पास यहीं पर आपके पास यहाँ पर आ रही है। लेकिन फिर भी अगर आपको यहाँ पर लगता है, एक मिनट रुकिएगा, अगर आपको यहाँ पर लिखता है तो मैं एक बार एक कैलकुलेशन देख लेता हूँ बच्चे यहाँ पर। हाँ ठीक है, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। यहाँ पर मेरे पास एक और चीज होगी। मैंने ऊपर गलती मल्टीप्लाई हो नहीं गई किया, सर। मैंने ऊपर मल्टीप्लाई नहीं सर किया, मेरे को मैंने भी मल्टी वही लग रहा था सर, मैं वो मल्टीप्लाई नहीं जैसे किया, मल्टीप्लाई नहीं मॉलिक्यूलर किया, वॉल्यूम में सर 2 हाँ ये मिनट। मल्टीप्लाई नहीं किया बच्चे। हाँ यही है। 6.023 इंटू 10⁻23, इसको बच्चे मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई करोगे सो दिस विल बी 8.52 इंटू 10⁻, मेरे पास -6, क्योंकि ये कैलकुलेशन मैं पहले कर चुका हूँ तो वो थोड़ी बहुत ये इज आउट करने के लिए यार, इतने ऑनलाइन के ऊपर बेसिस के ऊपर हम अगर ये कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो कैलकुलेशन मैंने पहले कर ली थी। तो ये हमारे पास कितने के बराबर आ जाएगा? दिस विल बी 8.52 इंटू 10⁻⁻6। तो प्लीज आप इसको एक बार कंफर्म कर दीजिए, ठीक है करमन? ये थोड़ी सी गलती होगी मुझसे। हाँ बोलो करमन, बोलो, ठीक है बेटा? क्लियर है। अब हमारे पास आइडियल गैस बिहेवियर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। इसको ग्राफिकली कैसे हम यहाँ पर शो करते हैं और इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है, ध्यान से समझिए। हमारे पास एक आइडियल गैस बिहेवियर कुछ इस तरीके से आपके पास शो होता है। यह हमारे पास आइडियल गैस बिहेवियर है। यह हमारे पास ग्राफ बन रहा है किस किस के बीच में बच्चे? दो वेरिएबल्स के बीच में। ये वेरिएबल हमारे पास क्या है बच्चे? पीवी अपॉन टी। ये हमारे पास है पीवी और डिवाइडेड बाई टी। ये हमारे पास पीवी बाई टी है और हमारे पास नीचे की तरफ आपके पास प्रेशर है, ये पी के बराबर है और ये हमारे पास इन दोनों के बीच में ग्राफ तैयार हो रहा है। इस ग्राफ के अंदर ये वाली लाइन आपके पास आइडियल गैस बिहेवियर को शो करती है। अगर ये चीज आपको केमिस्ट्री के अंदर पता है तो बहुत बेहतर, अगर केमिस्ट्री में नहीं पता है तो ये केमिस्ट्री के लिए भी याद करिए, ये पी वी डिवाइडेड बाई टी, पी वी डिवाइडेड बाई टी। सो देयरफॉर आप बताओ कि पी वी डिवाइडेड बाई टी का मतलब आपके पास क्या आ जाता है? एन इंटू आर। ये हमारे पास आइडियल गैस बिहेवियर है। तो ये लाइन आपके पास किसको इंडिकेट करती है? ये लाइन आपके पास इंडिकेट करती है एन इंटू आर को।
क्योंकि ये कांस्टेंट बन जाती है हमारे पास। ये मेरे पास टीचर बोलता है कि ये डॉटेड लाइन क्या शो करती है, तो आप बोलोगे आइडियल गैस का बिहेवियर, आइडियल गैस का बिहेवियर, आइडियल गैस का बिहेवियर। ये 9.2 क्वेश्चन का पहला बच्चा हमारे पास पार्ट है। यहाँ पर टीचर मुझे क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग इज द ग्राफ फॉर 1 into 10⁻³ kg ऑफ ऑक्सीजन। ये ग्राफ हमारे पास टीचर ने बोल दिया, ये ऑक्सीजन के लिए ग्राफ बनाया गया जिसमें ऑक्सीजन के इतने मास को यूज किया गया आपके पास, और ये ग्राफ PV/T और वर्सेस प्रेशर के बीच में बनाया गया ऑक्सीजन के लिए। अगर हम आगे चलें तो टीचर क्या बोलता है हमारे पास, देयर आर 2 different temperature in the graph, there are 2 different temperature, there are 2 different temperature in the graph। यहां पर 2 different temperatures हैं बच्चे ग्राफ के अंदर। There are 2 different temperature in the graph। ये टेम्परेचर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। मेरे पास यहाँ पर ये पहला आपके पास ये टेम्परेचर का ग्राफ है, और हमारे पास यहाँ पर ये दूसरा आपके पास टेम्परेचर का ग्राफ है। और यहाँ पर मेरे पास पहला जो टेम्परेचर है ये T1 है आपके पास, और ये बच्चा हमारे पास T2 के बराबर। ये हमारे पास 2 टेम्परेचर है, T1 और T2। क्वेश्चन नंबर 1, अब ये क्वेश्चन शुरू होते हैं। what does हमारे पास यहाँ पर what does ideal a dotted line signify, what does the dotted line signifies। ये dotted line आपके पास क्या signify करती है, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, आइडियल गैस बिहेवियर। ये हमारे पास आइडियल गैस बिहेवियर को सिग्निफाई कर देता है, ये जो डॉटेड लाइन। सेकंड क्वेश्चन एनसीईआरटी पूछती है, विच इज इट ट्रू, विच इज इट ट्रू, विच इज इट ट्रू। यहां पर ट्रू स्टेटमेंट क्या है, T1 ग्रेटर देन T2 और T2 ग्रेटर देन T1। टीचर मुझे यहाँ पर पूछता है क्या आप ये बताएं कि इसमें से ज्यादा सच चीज क्या है, T1 क्या ग्रेटर देन T2 है कि T2 ग्रेटर देन T1। आंसर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा T1 ग्रेटर देन T2। वाई, अब बच्चा बोलता है सर आप सर ऐसा क्योंकि आइडियल गैस क्योंकि आइडियल गैस के लिए हायर टेम्परेचर चाहिए, आइडियल गैस के लिए हायर टेम्परेचर। तो जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाओगे, आप आइडियल गैस की तरफ को चलते जाओगे, टेम्परेचर रेज करता जाएगा, टेम्परेचर रेज करता जाएगा। ये आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन है जिसकी हमारे पास कभी किसी टीचर ने कदर ही नहीं की, कभी किसी टीचर ने इस क्वेश्चन की कदर नहीं किया। एनसीईआरटी का वन ऑफ द ब्रिलियंट क्वेश्चन एवर फॉर्म, एनसीईआरटी वालों ने बहुत ब्रिलियंट क्वेश्चन इसको फॉर्म किया हुआ है, लेकिन अगर आप देखें तो टीचर इसकी कदर ही नहीं करता, उसको लगता है हैवी कोई क्वेश्चन बनाकर इसने फेंक दिया हो। और इस क्वेश्चन के ऊपर और भी बहुत सारे क्वेश्चन तैयार किए जा सकते हैं। मैं अभी सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस कर रहा हूं, और क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं वो आप भी सोच सकते हो, मैं आपको बता सकता हूँ। तो जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाओगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तीसरा केस है बच्चा हमारे पास यहां पर, व्हाट इज द वैल्यू। अब ध्यान से समझो, व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PV वर्सेस T वेयर द ग्राफ मीट्स वाई एक्सिस। आगे ना, वेयर द ग्राफ मीट्स वाई एक्सिस। अब जिस बच्चे को थोड़ी बहुत केमिस्ट्री आती होगी वो इस क्वेश्चन को कर लेगा, और जिसको केमिस्ट्री नहीं आती होगी वो फंस जाएगा। कैसे, यहां पर मेरे पास इसका सॉल्यूशन क्या है, ये हमारे पास यहां पर कहां पर मिल रही है, NR के ऊपर। तो ये NR के ऊपर मिल रही है। N हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएंगे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय R। लग रहा है पता बच्चे, यहां पर ऑक्सीजन गैस का ये सैंपल है जिसका गिवन मास कितने के बराबर है, शाबाश बताओ कितने के बराबर गिवन है, 10⁻³ kg, 10⁻³ kg। तो गिवन मास मेरे पास है 10⁻³ kg। और बच्चा हमारे पास, और आप इसको चाहो तो ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हो, आप ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो ग्राम में अगर कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ और मल्टीप्लाई कर दीजिए, और नहीं तो आप केजी में रहने दीजिए, वो डिपेंड करता है आपके पास, क्योंकि फिर मुझे R गैस कांस्टेंट को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस वजह से हम ऐसा करते हैं,
हम इसको केजी में ही रहने देते हैं, 10⁻³ kg। और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बच्चे, बताओ शाबाश, एक ऑक्सीजन का 32 ग्राम। अब इसको केजी में कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, बोलो शाबाश, कितना आ जाएगा, 10⁻³ कितना आ जाएगा, -3। तो ये केजी हो गया। और हमारे पास आर की वैल्यू कितनी होती है, 8.31। और बच्चा हमारे पास इसकी फर्दर एसआई यूनिट आपके पास है, उसको हम छेड़ते नहीं। तो यहाँ पर एन आर की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पर आएगी बच्चे, तो ये बच्चा आपके पास प्रॉपरली हमारे पास आनी चाहिए 0.26 के आसपास। तो ये मेरे पास 0.26 के आसपास आ जाएगी। और ये 0.26 जूल, क्योंकि पीवी जूल है और टेम्परेचर टी है, तो नीचे आपके पास केल्विन आ जाएगी। पता लग गया ये मैंने कैसे किया, पता लगा बच्चे, सान्या, अस्मिता, आध्या, ये पता लग गया श्रेयस मैंने कैसे किया, बोलो शाबाश, ये पता लग गया, सान्या पता लग गया बच्चे? हाँ जी सर। चलो अब हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन कहता है बच्चे हमारे पास यहाँ पर बच्चे इफ वी ऑब्टेन सिमिलर प्लॉट्स। अब देखो मैं क्वेश्चन को शॉर्ट में समझाता हूँ। फॉर द हाइड्रोजन गैस सैंपल, फॉर द हाइड्रोजन गैस सैंपल, फॉर द हाइड्रोजन गैस सैंपल, अगर मेरे पास हाइड्रोजन गैस सैंपल लिया जाता है of 10⁻³ kg, will the graph meet at the same point on y-axis as for the oxygen sample, बताओ शाबाश, yes or no, yes or no। अगर मैं इस ऑक्सीजन को छोड़ के यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का सैंपल लेता, तो क्या बच्चे ये आपके पास एक जो आपका ग्राफ है ये वहीं से शुरू होता जहां से ऑक्सीजन का शुरू होगा, यस नो सर। और व्हाई, रीजन बच्चे, सर क्योंकि नंबर नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट है। सो द आंसर इज नो, बिकॉज क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, बिकॉज बच्चा हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द हाइड्रोजन will not be equal to the number of moles of the oxygen for same given mass, for the same given mass। यानी कि सेम गिवन मास के लिए यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स आपके पास सेम थोड़ी ना होंगे, ये बच्चा हमारे पास क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे, ये बच्चा हमारे पास डिफरेंट हो जाएंगे। और अब बच्चा हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आता है, इफ नॉट, अगर बच्चे ऐसा नहीं होगा, इफ नॉट कैलकुलेट, अब ध्यान से समझो, कैलकुलेट द mass of the hydrogen required, the mass of the hydrogen required, the mass of the hydrogen required to make the graph identical, to make the graph identical to of आपके पास क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन ग्राफ। बोलो कैसे करोगे, ऑक्सीजन ग्राफ। अगर आप इस हाइड्रोजन ग्राफ को ऑक्सीजन ग्राफ के बराबर करना चाहते हो तो बताओ कैसे करोगे, सॉल्व, बताओ शाबाश, बोलो। तो मैं बताता हूँ, यहाँ पर दोनों के नंबर ऑफ मोल्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और वहां पर बच्चा हमारे पास क्या होना चाहिए, क्या अगर मेरे पास मान लिया जाए कि मैं ऑक्सीजन का सैंपल क्योंकि गिवन था वो आपके पास कितने के बराबर है, तो नंबर ऑफ द हाइड्रोजन मोल्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द ऑक्सीजन। तो अब मेरे पास मास ऑफ हाइड्रोजन निकालना है डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द हाइड्रोजन। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितने के बराबर है बच्चे हमारे पास, बोलो शाबाश, 2। mass of the oxygen divided by the molecular mass of the oxygen, and therefore molecular given mass of the hydrogen divided by 2 is equal to 10⁻³ kg and divided by 32 into 10⁻³ kg। एक गलती मुझसे हुई है, यहाँ पर 10⁻³ kg भी करेंगे। अब बताओ हमारे पास ये कैंसल हो जाएगा
और ये कैंसिल होकर हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस विल बी 16। तो बताओ मास ऑफ द हाइड्रोजन बच्चा हमारे पास कितने के बराबर आ जाएगा, द मास ऑफ द हाइड्रोजन विल बी इक्वल टू 1/16। तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर 1/16, और अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 6 पॉइंट समथिंग बच्चा हमारे पास आ जाएगा। तो ये बच्चे पॉइंट आपके पास आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, फिर पॉइंट आपके पास 0 आ जाएगा, फिर 100। तो ये करीबन बच्चा हमारे पास आ ग्राम्स में है जाएगा ना, 6.32 into 10 raised to power आपके पास बच्चे समथिंग आ जाएगा। जी बोलो बच्चे। ये 1/16 ग्राम में ना, ये 1/16 ग्राम के अंदर आ जाएगा। ये बच्चा आप वैसे यूनिट्स वगैरह को बाद में भी चेंज कर सकते हो, ये 1/16 आपके पास ग्राम के अंदर आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू बच्चे हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन बच्चे एनसीईआरटी का, और ये जब भी आपको स्कूल लेवल पे भी टीचर बहुत मुश्किल है कि आपको पूछे, लेकिन जब ये स्कूल के अंदर पूछा जाएगा तो मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा घबरा जाएंगे। हाँ, जिन्होंने एक बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रखी है उसके लिए कोई बहुत मुश्किल नहीं। अच्छा, ये चीजें ऐसी हो रही है, ये चीजें आपके पास ऐसी हो रही है, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया बच्चे। सर मुझे क्वेश्चन क्लियर हो डाउट गया? है एक थोड़ा सा हाँ, बोल ऊपर। बोल 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 बच्चे। सर वो जैसे आपने लिखा ना कि जब वाई एक्सिस पे कट करता तो एनआर आएगा, वो कैसे आया? बेटा क्योंकि हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है ना काके, यहाँ पर मैं बताता हूँ। हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन क्या क्या होती है बता शाबाश। आइडियल गैस पीवी इक्वेशन इक्वल्स टू एनआरटी। तो अगर आप एक फिजिकल क्वांटिटी PV/T ले रहे हो, PV/T ले रहे हो, तो इसका मतलब यहाँ पर आपके पास सामने क्या बच जाएगा, NR। लग गया पता? ठीक है सर। मेरी बात समझे? तो ये तो NR के बराबर होगा ना आपके पास, हाँ या ना? तो ये NR के बराबर आ जाएगा, बस इतनी सी चीज है, ठीक है। ओके सर। चलो, अब हमारे पास यहाँ पर यह आइडियल गैस की हमारे पास यहाँ पर बात हो जाती है। अब चलते हम थोड़ा सा आगे की तरफ और चीजों को थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करने की हम कोशिश करते हैं। तो हमारे पास अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है, नेक्स्ट वन। अब हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, विच इज नोन एज टू बी द गैस लॉस। हमारे पास यहाँ पर अब आपके पास क्या आ जाती है, द गैसेस लॉ। हमारे पास यहाँ पर अब गैस के कुछ लॉस बच्चे आपके पास आ जाते हैं। अगर हम गैस के लॉस की बात करें बच्चे, तो हमारे पास सबसे पहले कौन सा लॉ आ जाता है, विच इज नोन एज टू बी दी बॉयल्स लॉ। जो बच्चा हमारे पास यहाँ पर बॉयल्स लॉ बन जाता है। बॉयल्स लॉ बच्चा हमको यहाँ पर क्या कहता है बच्चे, बोलो शाबाश। अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ, at a given constant temperature the product of P and V remains constant, या फिर मेरे पास P is inversely proportional to the volume। तो इसका ग्राफ आपके पास कैसे कैसे बन जाएंगे बताओ शाबाश, इसके ग्राफ कैसे बन जाएंगे। इसके ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसे बन जाएंगे, ये मेरे पास प्रेशर है और यह हमारे पास वॉल्यूम है और यह हमारे पास यहाँ पर ये ग्राफ बन गया। अगर आप गैस के टेम्परेचर को चेंज करोगे तो ये ग्राफ आगे की तरफ को चला जाएगा, ये आगे चला जाएगा। ये टेम्परेचर है T1, ये T2 और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पे T3। सो T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन हमारे पास T1 आ गया। अच्छा, एक और चीज है हमारे पास यहाँ पर, एक और चीज है, अगर आप यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करें किस किस के बीच में, पीवी वर्सेस आपके पास यहाँ पर प्रेशर या वॉल्यूम के साथ, तो बताओ इसका ग्राफ कैसा बनेगा, कोई बच्चा बता सकता है? अगर आप पीवी वर्सेस पी के साथ ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ आपको कांस्टेंट लाइन ये लाइन ऐसे। टीचर कुछ भी पूछ सकता है, टीचर हमारे पास यहाँ पर कुछ भी पूछ सकता है, ये उसकी मर्जी है यार। अगर टीचर मुझे यहाँ पर ग्राफ पूछ लेता है किस किस के बीच में, P वर्सेस 1/V के बीच में, मेरे पास P वर्सेस 1/V के बीच में ग्राफ पूछेगा, तो ये ग्राफ आपके पास क्या बन जाएगा बताओ। passing through origin straight line, passing through the origin and this will be a straight line। ये हमारे पास यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है। जरा क्वेश्चन करके देखते हैं बच्चे हम इसके ऊपर, जरा इसके ऊपर हम क्वेश्चन करके देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन ये कैलकुलेट द परसेंटेज डिफरेंस। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द परसेंटेज डिफरेंस इन द वॉल्यूम। अरे यार चल नहीं रहा, एक मिनट को यार,
something is percentage difference in the volume of the gas, in the volume of the gas, if the pressure is made 3 times, if the pressure is made 3 times, अगर प्रेशर को हम 3 टाइम्स बच्चे यहां पर बना देते हैं, if the pressure is made 3 times without changing the temperature, without changing temperature, यहां पर हम टेम्परेचर को चेंज किए बगैर हम इसके प्रेशर को क्या कर रहे हैं बच्चे, 3 गुना बढ़ा रहे हैं। तो आपको वॉल्यूम के अंदर परसेंटेज डिफरेंस निकालना, तो बताओ कैसे बताएंगे। यहां पर बच्चा हमारे पास क्या आएगा, P1 V1 is equal to P2 V2, ये हमारे पास है। here यहाँ पर बच्चे हमारे पास P1 is equal to P, P2 is equal to 3P और V1 is equal to V, तो V2 बच्चा हमको यहाँ पर नहीं पता। जरा बता सकते हो क्या हम इस क्वेश्चन को अब कैसे करोगे, हैंडल कैसे करोगे इसके? बॉयल्स लॉ। तो हमारे पास बॉयल्स लॉ के हिसाब से क्या आ जाएगा, P1 V1 is equal to P2 V2 और we can write down P into V is equal to 3P into V2। तो हमारे पास P से P कैंसल, तो V2 is equal to कितना आ गया, V/3। अब मुझे परसेंटेज चेंज निकालनी है, तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालोगे आप? तो परसेंटेज चेंज इज गिवन बाय, दिस इज गिवन बाय V2 minus V1 अपॉन V1 मल्टीप्लाइड बाय 100। हम यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव साइन को हमने क्यों पंगे में पढ़ना, तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देते हैं या फिर V1 माइनस V2 कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, नेगेटिव साइन के पंगे में पढ़ना ही क्यों। तो मेरे पास V माइनस V/3 अपॉन V इंटू 100, तो जल्दी बता दो कितना आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास सब कुछ कैंसिल होके कितना आ जाएगा, 200/3% का चेंज आ जाएगा। लगी बात पता बच्चे आपको, लगी बात पता बच्चे आपको? इसके अंदर से आपको अगर कोई भी चीज इसमें से दोबारा से पूछनी है तो आप ये मुझसे पूछ सकते हो। शाबाश, बोलो बच्चे, क्लियर है बच्चे आपके पास? क्लियर है बेटा? यस सर। चलो अब हमारे पास यहाँ पर आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट। मैं देख रहा हूँ बच्चे इसके अंदर से अगर मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन मिलता है, एक क्वेश्चन है बच्चे, इसको हम करके देखते हैं बच्चे। और क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर इफ दे, अगर हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है, इफ दे अगर हमारे पास टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, इफ द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, अगर मेरे पास टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है एक आइडियल गैस के लिए बच्चे, हमारे पास अगर हमारे पास है द वॉल्यूम जो आपके पास वॉल्यूम है, द वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड बाय, द वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड बाय 25%, the volume is decreased by 25%, ये वॉल्यूम हमारे पास डिक्रीज की जाती है 25% से। देन आपके पास यहाँ पर बताना है, then the change in the pressure will be, then the change in pressure will be, then the change in the pressure will be। अब बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करना, सॉल्यूशन जरा देखते हैं इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना। इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है, लेकिन पॉइंट बच्चा हमारे पास है डिक्रीज्ड बाय या डिक्रीज्ड टू, क्योंकि बच्चा इसमें फर्क नहीं जान पाता। अगर मैं यहां पर बोलता हूं डिक्रीज्ड बाय आपके पास X%, और अगर मैं बोलता हूं डिक्रीज्ड टू X%, तो दोनों के बीच में क्या फर्क है बच्चे? कोई बच्चा आप जानता है डिक्रीज टू X% के अंदर क्या फर्क है? जी बोलिए। डिक्रीज्ड बाय X% और डिक्रीज टू X% का मतलब क्या होता है? किसी बच्चे को पता है? किसी बच्चे को पता है? जो अगर डिक्रीज्ड बाय हो तो फिर 1 माइनस X% करेंगे। बिल्कुल। अगर हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी A है तो डिक्रीज्ड बाय X% का मतलब है A की जो फाइनल वैल्यू होगी वो A माइनस आपके पास X% ऑफ A इनिशियल वैल्यू हो जाएगी। और बच्चा हमारे पास X% ऑफ, और डिक्रीज्ड टू X% का मतलब जो AF है बच्चे वो हमारे पास क्या आ जाएगा, X% ऑफ A हो जाएगा। ये पॉइंट ध्यान रखना। 2 के अंदर क्या होगा, बाई के अंदर क्या हो जाएगा। यहाँ पर अब गिवन क्या है, जो मेरे पास फाइनल प्रेशर है वो इनिशियल प्रेशर में से 25% कम हो गया, ये हमारे पास यहाँ पर आ गया। यानी कि वॉल्यूम हुई है।
अच्छा वॉल्यूम, ओहो वॉल्यूम, आई एम सॉरी फॉर दैट, वॉल्यूम फाइनल। तो हमारे पास यहाँ पर जो वॉल्यूम है आपके पास वो 25% से कम हो गया, तो हमारे पास वॉल्यूम फाइनल इज इक्वल टू V माइनस ऑफ 25% ऑफ द वॉल्यूम। तो कितना आ जाएगा, V माइनस V/4, और दिस विल बी 3V/4, ये हमारे पास आ जाएगा। अब अगर हम आगे चले, सो देयरफॉर अब जल्दी से बता दो हमारे पास क्या आ जाएगा। तो P इनिशियल वॉल्यूम इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल वॉल्यूम फाइनल, एंड वी कैन राइट डाउन देयरफॉर आपके पास यहाँ पर प्रेशर इनिशियल को P मान लेते हैं, वॉल्यूम इनिशियल V के बराबर है, प्रेशर फाइनल ये बच्चे PF है, और वॉल्यूम फाइनल कितने के बराबर है, 3V/4। तो ये आपके पास कैंसल हो जाएगा, देयरफॉर आपका जो फाइनल प्रेशर होगा वो कितना आ जाएगा, 4/3 ऑफ P के बराबर हो जाएगा। सो ये बच्चे हमारे पास कितना आ जाएगा, 4/3 ऑफ P के बराबर। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। अगर किसी बच्चे को कोई मुश्किल लग रही है तो वो बच्चा मुझसे यहाँ पर पूछ सकता है। जी मुश्किल है बच्चे, बताओ शाबाश, मुश्किल तो नहीं है इसके अंदर से, बोलो बच्चे शाबाश बोलो। नो सर। चलो अब हमारे पास अगर ये चीज आपके पास आती है तो नेक्स्ट लॉ आ जाता है। नेक्स्ट लॉ जिसको बच्चे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ बच्चे हमारे को क्या बोलते हैं, चार्ल्स लॉ क्या बोलता है कि एक गिवन प्रेशर के ऊपर, अब ध्यान से देखना, एक गिवन प्रेशर के ऊपर हमारे पास एक कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर आपके पास एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम, एट द कांस्टेंट प्रेशर दे आपके पास वॉल्यूम ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू, वॉल्यूम ऑफ द गैस इज प्रोपोर्शनल टू, बोलो द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज प्रोपोर्शनल टू, दिस इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर T। तो हमारे पास यहाँ पर टेम्परेचर T के प्रोपोर्शनल, लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स आप क्या रखते हो, कांस्टेंट रखते हो, नंबर ऑफ मोल्स को आप कांस्टेंट रखते हो। तो हमारे पास इसका मतलब क्या आ जाता है, V/T इज इक्वल टू कांस्टेंट, यस और नो, V/T इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये प्रेशर कांस्टेंट है। अच्छा इसका ग्राफ कैसा बनेगा बच्चे, जरा बता सकता है कोई बच्चा मुझे, इसका ग्राफ कैसा बनेगा आपके पास, इसका ग्राफ आपके पास ये V है और ये बच्चे हमारे पास T है, बताओ इसका ग्राफ आपके पास कैसा बनता है। इसका ग्राफ ओरिजिन से पास होता है और ये मुझे क्या बताता है, एक प्रेशर बताता है, इस लाइन के ऊपर ये प्रेशर पूरी तरह से मेरे पास क्या रहता है, बताओ शाबाश, कांस्टेंट। अब इसके ऊपर मैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आपको एक ग्राफ करवा चुका हूं, याद करो वो ग्राफ कैसे करवाया था। मेरे पास वो ग्राफ कैसा था, अगर आपको याद हो कि मेरे पास यहाँ पर ये V आ गया और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर T आ गया, और मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से ये दो ग्राफ मैंने बनाए, और मैंने क्या पूछा कि इन दोनों में से आप ये बताएं कि किसका प्रेशर ज्यादा और किसका कम है। क्या A का प्रेशर ज्यादा है, क्या आपके पास B का प्रेशर बच्चा हमारे पास ज्यादा, बोलो सर B का। अब B का प्रेशर बच्चा हमारे पास यहाँ पर ज्यादा है, तो ये अगर PB है और ये बच्चे PA है, और हमारे पास यहाँ पर PA इज लेस देन आपके पास PB, ये आपको पता है। लेकिन जो चीज अब मैं आपको बताने वाला हूँ फोकस करना, यहाँ पर बच्चे मास ऑफ गैस यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कांस्टेंट लिया जाता है। इन दोनों प्रोसेस के अंदर मास ऑफ गैस बच्चे कांस्टेंट है, क्योंकि अब मैं आपको गुगली फेंकने वाला, अगर तो आप उस बात का लोड लेगे तो बेटा बहुत बढ़िया, और अगर लोड नहीं ले पाए तो बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या चीज है, ध्यान से समझिए, अगर अब आप इस बात का लोड लेगे तो बेटा बहुत बढ़िया हो जाएगा, और ध्यान से समझना, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट द कांस्टेंट प्रेशर, एट द कांस्टेंट प्रेशर टू डिफरेंट गैसेस, एट द कांस्टेंट प्रेशर टू डिफरेंट गैसेस, टू डिफरेंट गैसेस, मेरे पास दो डिफरेंट गैसेस हैं, मेरे पास यहाँ पर दो डिफरेंट गैसेस विद डिफरेंट वॉल्यूम, विद द डिफरेंट, आप वॉल्यूम गलत बोल गया, विद डिफरेंट मासेस, जिनके मासेस बच्चे डिफरेंट है आपके पास, शोज, ये बच्चा हमारे पास शो क्या करता है बच्चे, दिस शोज द फॉलोइंग VT ग्राफ, द फॉलोइंग VT ग्राफ, the following V or T graph. Which gas has more mass? Which gas has more mass?
विच गैस हैज मोर मास, इन दोनों गैसेस में से किस गैस का मास आपके पास ज्यादा। अगर तो आप इस क्वेश्चन का लोड उठा गए बच्चे तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी बच्चे। याद रखना एक ऐसा सर कॉन्सेप्ट जो सर कि मास आप कौन सा है, मोलर मास की गिवन मास? नहीं, ये आप गिवन मास बच्चे, गिवन मास। तो ये बच्चा हमारे पास V और ये बच्चा हमारे मतलब गैस का नेचर सेम है। ये पॉइंट कर्मनजीत ध्यान रखना, गैस का नेचर सेम है। मान लो ये ऑक्सीजन ही और ऑक्सीजन के आपने सेम प्रेशर पे रखा उन ऑक्सीजन को और उनके मासेस को आपने अलग अलग लिया हुआ, मोलर मास नहीं गिवन मास, अलग अलग लिया, सेम प्रेशर पे रख के VT का आप ग्राफ बना रहे हो। और ये बच्चे अब इसके बन गए दो ग्राफ, ये दो ग्राफ आपके पास बन गए, ये गैस ए है और ये गैस बी है, दोनों का प्रेशर सेम। अब आप बोलोगे सर प्रेशर सेम कैसे हो सकता है? कर लिया भाई, प्रेशर सेम कर लिया हमने। और अब आपको यहां पर क्या बताना है कि इन दोनों में से मास किसका ज्यादा है। तो पता है किसका मास ज्यादा बच्चे? बताओ किसका मास ज्यादा है? यहाँ पर बी का मास ज्यादा है सर बी का ए का मास कम है। यहाँ पर मास ऑफ द बी इज ग्रेटर देन मास ऑफ ए। और ध्यान रखना यहाँ पर लोड उठाने वाला बच्चा चाहिए, मतलब कि जो लोड उठा गया तो वो क्वेश्चन को अच्छा क्यों, क्योंकि आपके पास PV इज इक्वल टू मेरे पास क्या होती है nRT। ओहो, सबसे पहले तो सर जो ग्राफ बना रहे थे ना उसमें नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट और प्रेशर के साथ देख रहे थे, वहां पर सर जो है स्लोप को इनवर्स ऑफ प्रेशर से देख रहे थे। अब सर ने क्या बोल दिया कि अब यहां पर बच्चा हमारे पास, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि नहीं, आपके पास यहां पर इसका मास ज्यादा होगा, ए का, मेरे से भी गलती हुई है, 2 मिनट वेट करो, 2 मिनट अभी क्लियर करते हैं। यहां पर हमारे पास क्या था बच्चे कि इनवर्स ऑफ प्रेशर स्लोप के बराबर था। ओहो, उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स क्या थे, कांस्टेंट थे। यानी कि जब हमने थर्मोडायनेमिक्स में यहां पर ये ग्राफ पढ़ा था तो मास ऑफ गैस कांस्टेंट था और हम प्रेशर वेरी कर रहे थे, वॉल्यूम बच्चे चेंज हो रहा था, टेम्परेचर। अब आपने यहां पर वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स यानी कि मॉलिक्यूलर मास बच्चे आपके पास यहाँ पर चेंज हो रहा है। यानी कि मॉलिक्यूलर मास फिर गलती से निकल गया मुझसे, गिवन मास को बच्चे हम चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर किसका मास ज्यादा और किसका कम होगा? तो जिसकी स्लोप बड़ी होगी तो MA इज ग्रेटर देन MB, तो यहाँ पर A का मास ज्यादा होगा और B का मास कम होगा। हाँ, यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन सकता है जहां पर दो गैसेस के गिवन मास सेम होंगे और क्या चीज डिफरेंट होगी बच्चे, बताओ शाबाश, मोलर मास डिफरेंट होगा। फिर उसके लिए क्या होगा, दिमाग लगाओ, उसके लिए क्या होगा, दिमाग लगाओ, क्योंकि वो भी एक क्वेश्चन तैयार हो सकता है। विच सर उल्टा हो गैस जाएगा। हैज मोर मास गिवन मास नॉट द मोलर मास। यहाँ पर याद रखना मोलर मास इज सेम, तो वहां पर बच्चे यहाँ पर मोलर मास मेरे पास सेम है। और अगर टीचर गिवन मास सेम रखे और मोलर मास डिफरेंट करे फिर क्या होगा, फिर कहानी फिर दोबारा बी का फिर मोलर मास ज्यादा होगा। एग्जैक्टली अगर तो ये कहानी तुम्हें समझ में आती है तो ओहो यार ये कहानी का मजा है। और अगर ये कहानी समझ में नहीं आती है, थोड़ी थोड़ी समझ में आती है, तो मेहनत करो बच्चे, आगे बढ़ने का यही एक रास्ता है। कब कौन सी चीज कैसे हो रही है यही साइंस है। अदरवाइज बच्चे, बहुत सारे बच्चे रट्टा मार के तो बच्चे निकल ही जाओगे आगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन फंसोगे कहां पर, जहां पे टीचर आपसे क्वेश्चन पूछे, जहां पे टीचर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। सारी कहानी बच्चे स्लोप से जुड़ी हुई, स्लोप किसकी ज्यादा, स्लोप किसकी कम, मेरा जो पर्पस है वो मैं आपको सॉल्व कर रहा हूं। मैं आपको एक एक क्वेश्चन जो अलग अलग किताबों में बहुत डीप में जाकर क्वेश्चन है वो निकालकर मैं बोल रहा हूँ बेटा ये क्वेश्चन देख लेना भाई, गलती मत कर ले, क्योंकि इसमें अब मोलर मास का क्वेश्चन किसी किताब में गिवन नहीं है, पर मैंने आपको बता दिया कि मोलर मास का भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि हमारे पास जब मोलर मास की बात आएगी तो वो फिर प्रेशर के साथ आपके पास नीचे डिनोमिनेटर में आ जाता है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, अब हमारे पास यहां पर आपके लिए क्वेश्चन कैसे आए, देखो अब देखना क्वेश्चन कौन बच्चा करेगा। यहां पर मेरे पास VT का ग्राफ है, कांस्टेंट प्रेशर का ग्राफ है, बच्चा देखते ही क्वेश्चन छोड़ देगा ना, बच्चा बोलेगा सर आपने तो बोला था कि VT के ग्राफ के अंदर कोई भी लाइन जो ओरिजिन से पास नहीं होती है उसका प्रेशर हर जगह पे डिफरेंट होता है। लेकिन अब टीचर बोलता है द ग्राफ इज एट कांस्टेंट प्रेशर, द ग्राफ इज एट, आपके पास क्या बच्चे, द ग्राफ इज एट आपके पास कांस्टेंट प्रेशर, द ग्राफ इज एट द कांस्टेंट प्रेशर। ये ग्राफ बच्चा हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर पे बनाया जा रहा है।
बट डिफरेंट वॉल्यूम और डिफरेंट टेम्परेचर। अब मुझे बताना है कि जब आप ए से बी की तरफ को जा रहे हो, ए से बी की तरफ को जा रहे हो, जब आप ए से बी की तरफ को जा रहे हो, while going from A to B, अगर आप A से B की तरफ को जा रहे हो, what is happening to the mass of the gas? What is happening to the mass of the gas? बोलो बच्चे, what is कम हो रहा happening? मास कम हो रहा है। What is happening to the mass of the gas? मास ऑफ द गैस बच्चे आपके पास क्या हो रही है, कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है बच्चे हमारे पास? तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर कम हो रही है, ये बच्चा हमारे पास डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर गैस का मास डिक्रीज हो रहा है। और काके इसका मतलब गैस सिस्टम से बाहर रिलीज हो रही है कि सिस्टम के अंदर एंटर हो रही है? बोलो शाबाश, बोलो। रिलीज हो रही है। ये रिलीज हो गैस, रही है। अब एक क्वेश्चन बन जाएगा, टीचर बोलेगा ये वीटी का ग्राफ देख के बताओ, गैस को मैं रिलीज कर रहा हूँ कि गैस को अंदर डाल रहा हूँ? गैस रिलीज हो रही है क्योंकि मास बच्चे डिक्रीज हो रहा है। और अगर ग्राफ का एरो उल्टा हो जाता फिर तुम क्या बोलते कि गैस क्या हो रही है, एंटर हो रही है। तो ये पॉइंट एंटर हो रही है। हाँ बेटा बोलो कुछ बोलो। नहीं सर, एंटर हो रही है, मैंने कहा हाँ, एंटर हो एंटर रही है। तो क्वेश्चन बच्चा हमारे पास है। इसको बच्चे हम यहाँ पर क्या बोल देते हैं, आपके पास चार्ल्स लॉ है बच्चे। होप सो ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा हो, पर मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने जो केमिस्ट्री के अंदर अगर तो ये कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो बहुत बढ़िया, वरना मैंने थोड़ा सा अलग रखने की कोशिश की है कि भैया फिजिक्स वाली फिर भी सुप्रीम होते हैं, वो 4-5 चीजें और निकाल कर आ सकते हैं, ताकि आप भी देखो यार, है ना, कि केमिस्ट्री से भैया हम ज्यादा हम जिस भी साइंस को पढ़ेंगे भाई धड़ल्ले से पढ़ेंगे। जो भी तुम सब्जेक्ट लेके आ जाओ हम बढ़िया से पढ़ेंगे बच्चे, उखाड़ के रख देंगे। आप बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। आप चार्ल्स लॉ लेके आओ, ले अभी चार्ल्स भाई काका इधर आई की किताब, वो कहता जी ये कांस्टेंट है, ले सियापा ही मास दे उत्ते चल जाएंगे, तो मास की गल करोगे अही प्रेशर से चल जाएंगे, तो मास से प्रेशर की गल आप मोलर मास से बढ़ जाओगे। हालांकि हमने टेंशन बिल्कुल बना के रखनी। और नेक्स्ट बच्चा हमारे पास कौन सा लॉ है बच्चा आपके पास, विच इज द गे-लुसेक्स लॉ। हमारे पास गे-लुसेक्स लॉ क्या बोलता है बच्चे, पूरी अंडरस्टैंडिंग करनी है बच्चे। गे-लुसेक्स लॉ क्या बोलता है, गिवन आपके पास यहाँ पर वॉल्यूम के अंदर, गिवन वॉल्यूम के अंदर आपके पास P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और व्हाट वी कैन राइट डाउन P by T इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट, और कांस्टेंट क्या है बच्चे, वॉल्यूम। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम रखते हो, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट द कांस्टेंट वॉल्यूम P by T इज इक्वल टू कांस्टेंट, P by T इज इक्वल टू कांस्टेंट। आपकी P और T इसकी रेशो बच्चे हमारे पास कांस्टेंट रहेगी। तो इसका मतलब P1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू P2 डिवाइडेड बाय T2। ये हमारे पास आ गया, ध्यान से समझना। इसका मतलब काके हमारे पास यहाँ पर अब दोबारा से वही सारी चीजें आ गई। अब वही चीजें जिसको समझ में आ गया वो बच्चा अब मान लो कि बच्चा आगे चला गया, और जिसको नहीं समझ में आया वो मुझे परेशान करे, बिल्कुल परेशान करे। ये लाइन किसको बताती है बच्चे, यह हमारे पास वॉल्यूम को बताती है। कैसे वॉल्यूम को बताती है बच्चे, इस लाइन पे वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, इस वॉल्यूम के ऊपर आपके पास बच्चे जो आपका वॉल्यूम है गैस का वो कांस्टेंट रहेगा। अब पहला पॉइंट, अगर बच्चा हमारे पास मास कांस्टेंट है, अगर हमारे पास मास कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है 90% प्रॉब्लम के अंदर टीचर अगर नहीं बोलेगा तो हम मास को कांस्टेंट लेके चलेंगे। और ये P और T के आपके पास ग्राफ को आप अलग अलग वॉल्यूम पे लेके चलते हो, तो बताओ यहां से वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है ऊपर की तरफ के डिक्रीज कर रहा है। तो आंसर है सर ये हमारे पास A से B से C की तरफ डिक्रीज कर रहा है। वॉल्यूम ऑफ C लेस देन B, इट इज लेस देन आपके पास A। लेकिन फिर बच्चे टीचर की बात ध्यान से समझ लेना, टीचर के पास पूरी रिस्पॉन्सिव, वो टीपी ग्राफ बना देगा, वो उल्टा कर देगा, बोलेगा टीपी ग्राफ बताओ, और वो बच्चा जो रट्टा मार के जाता फंसता वही है ना। आपको दिमाग रखना है, जो भी हमारे पास ग्राफ पीटी के बीच में बनता है और वो बच्चे टेम्परेचर वाली लाइन से ऊपर उठता है, वहां पर आपका वॉल्यूम कम होता है, वॉल्यूम कम होता है। और दूसरी बात बच्चे, अब इंटरेस्टिंग चीज जो केटीजी के अंदर थी, अब मैं अगर यहाँ पर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखूं,
अगर मैं वॉल्यूम को भी कांस्टेंट रखूं और मैं एक गैस के प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज करूं अलग अलग मासेस के ऊपर, तो अब दोबारा से मेरे पास यहाँ पर पीटी का ग्राफ बन जाएगा। ये बच्चा हमारे पास पीटी का ग्राफ बन गया। अब बताओ ये गैसेस का मास बढ़ रहा है कि कम हो रहा है बच्चे, बताओ शाबाश। ये गैसेस का मास आपके पास कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, बोलो शाबाश। M1 M2 M3 कांस्टेंट आपका वॉल्यूम है पर मास चेंज हो रहा है। जी क्या लगता है आपको? सर M3 का सबसे ज्यादा है। एग्जैक्टली M3 इज ग्रेटर देन आपके पास M2 इज ग्रेटर देन M1। लेकिन अगर टीपी का ग्राफ बन जाए तो हाथ जोड़ के, बहुत ग्राफ बनते हैं, पढ़ने वाले बच्चे के पास टाइम ही नहीं है, पढ़ने वाले बच्चे के पास टाइम ही नहीं है। मैं पीटी का ग्राफ यहां से करा के बैठूंगा, वो घर पे जाकर पंगे लेगा मुझसे, वो टीपी का ग्राफ पूछेगा मुझसे अगले दिन, या शाम को बच्चे वो बोलेगा सर टीपी का ग्राफ बताओ कैसे बनेगा, उसे पंगे लेने। और अगर ढंग से पढ़ना स्टार्ट कर दे बच्चा, आपको किसी किताब, यार आप ही किताब हो, आप पढ़ो तो सही, आप सोचो तो सही, आप ही किताब हो कि टीपी का ग्राफ कैसा बनेगा। मैं यहाँ पर सिर्फ क्या कर सकता हूँ, चिंगारी लगा के छोड़ सकता हूँ टीपी का ग्राफ। ओहो सर ने टीपी का ग्राफ बोला, बनाकर देखते हैं और देखते हैं किसका मास बड़ा किसका छोटा, और फोटो खींच के सबको भेज देते हैं। हाँ रक्षित बोल बच्चे, रक्षित शाबाश। कैसा तू पहले बता, तेरी पीठ कैसी है? बस सर बढ़िया। अब तो पीठ कैसी है, सर्दी बढ़ गई है? पीठ का ध्यान रखना। हाँ जी सर। और नहीं हो तो सर मुक्के ये मुक्के आके खा वॉल्यूम जाना मुझसे। कांस्टेंट वाला। बोल बोल। हाँ जी मतलब मुझसे मैं कहा मुक्के ये खा जाना वॉल्यूम दो चार। कांस्टेंट वाला हाँ बोल बोल बच्चे बोल। ये वॉल्यूम कांस्टेंट वाला ग्राफ समझा दो जरा। देख बच्चे, हमारे पास क्या होता है, ग्राफ बनते कैसे हैं लड़के, हमारे पास ग्राफ बनते कैसे हैं लड़के, हमारे पास पैरामीटर्स के बीच में ग्राफ बनते हैं। वी हैव पी वी इज इक्वल टू एन इंटू आर इंटू टी। मुझे ग्राफ पी और टी के बीच में बनाना, तो वेरिएबल्स कौन कौन से बचे बच्चे, एक वॉल्यूम और दूसरा ये तो कांस्टेंट है, इसको तो मारो गोली बच्चे। एक बच गया बच्चे मेरे पास यहाँ पर है, दो वेरिएबल्स हैं। यानी कि अगर मेरे पास यहाँ पर आपके पास मैं P और T के बीच में रक्षित ग्राफ बना देता हूँ, तो ये ग्राफ, क्योंकि P T की कौन सी पावर पे डिपेंड कर रहा है लड़के, रक्षित बता, 1। P T की पावर 1 पे डिपेंड करेगा, तो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। अगर T 0 है तो P भी 0, तो ग्राफ कहाँ से बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा ओरिजिन से। तो ये ग्राफ हमारे पास यहाँ पर ऐसे बन गया। ठीक, अब ध्यान से समझते चलो। यहाँ पर मेरे पास बन गया P इज इक्वल टू, इसका मतलब एन आर अपॉन नीचे वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर T। इसका मतलब काके क्या हो गया कि मेरे पास जब टेम्परेचर चेंज हुआ तो आपके पास इसका मतलब प्रेशर भी चेंज हुआ। हाँ या ना बोलते रहना, हाँ या ना, ठीक है। यहाँ पर तेरा टेम्परेचर चेंज हुआ रक्षित, तो प्रेशर भी चेंज हुआ। मानता है तू इस बात को कि नहीं मानता? यस और नो? यस सर। यहाँ पर तेरे पास ये लाइन किसको इंडिकेट कर रही है, ये वाली लाइन इंडिकेट कर रही है चेंज इन प्रेशर को रक्षित, और रक्षित ये वाली लाइन किसको इंडिकेट कर रही है, चेंज ऑफ टेम्परेचर को। फिर से देख बच्चे, फिर से देख, यहाँ पर मेरे पास क्या आ रही है, ये दिखाई दे रहा बच्चे अब आपके पास, ये जो मेरे पास ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन तेरे को क्या बता रही है बच्चे, शाबाश बता दे, चेंज इन द प्रेशर। ये बच्चे चेंज इन प्रेशर, चेंज इन टेम्परेचर, तो ये एंगल तेरे पास क्या बन गया, थीटा बन गया। अब तू मुझे एक बात बता, यहाँ पर टेंजेंट ऑफ थीटा किसके बराबर है, जल्दी बता दे काके। तो तू बोलेगा सर चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि टेंजेंट किसके बराबर होता है, y अपॉन एक्स, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है लड़के, अब आगे चल। मेरे पास यहाँ पर इस पर्टिकुलर लाइन के अंदर ये चीज थी, अब तू प्रेशर को चेंज कर दे, क्या आ जाएगा, डेल्टा पी। और यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एन आर अपॉन वी इंटू काके मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा टी। तो अब बता दे यहाँ पर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी किसके बराबर है रक्षित, जल्दी बता दे बच्चे, एन आर अपॉन वी। और इसका मतलब ये किसके बराबर है, टेंजेंट ऑफ थीटा। तो क्या समझा कि जितना बड़ा एंगल होगा उतना छोटा क्या होगा, वॉल्यूम। इनवर्स हो गया ना काके, मैथ्स पढ़िए ना हमने कि इनवर्स हो गया, मतलब ये एंगल जितना बड़ा तो वॉल्यूम उतना छोटा। इस वजह से काके हमारे पास हम क्या करते हैं,
इस वजह से हम क्या करते हैं यहाँ पर, इस वजह से बेटा हम यहाँ पर जब अलग अलग लाइंस को ड्रॉ करते हैं, जब हम अलग अलग लाइंस को ड्रॉ करते हैं, लेकिन इसके लिए एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, नंबर ऑफ मोल्स तुझे कांस्टेंट रखनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स या गैस के मास को, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं बता शाबाश, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये होता है। तो अगर मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, गिवन मास ऑफ गैस कांस्टेंट है, और मैं इस गैस के अलग अलग वॉल्यूम के ऊपर क्या करता हूं बच्चे, इसको प्रेशर और टेम्परेचर से वेरी करता हूं, तो मेरे पास ये ग्राफ अब अलग अलग आ जाएंगे। अब बता, जिसका जितना बड़ा एंगल होगा टेम्परेचर के साथ, जितना बड़ा एंगल होगा उतना छोटा उसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा। ये बात एग्री करता है, ये बात एग्री करता है काके, ये बात एग्री कर रहा है? यस सर। हमारे पास इसका मतलब टेम्परेचर से जितना बड़ा एंगल उतना छोटा वॉल्यूम, तो V2 लेस देन V2, V1 लेस देन V2 लेस देन V3। तो तेरे पास अगर टीचर क्या बोलता है कि मेरे पास अगर कांस्टेंट मास की एक गैस है और मैं इसका पीटी का ग्राफ बनाता हूं, तो अगर मेरे पास अलग अलग लाइंस आ रही हैं, तो मतलब यहां से ऊपर की तरफ जो भी लाइन बन रही है उस लाइन के अंदर गैस का वॉल्यूम कम है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वन में। अब कोई टीचर क्या बोलता है कि पंगा डाल देता है, स्यापा पा देता कोई टीचर आके स्यापा पा देता, वो कहता यार ये पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है, तुम की किता, तो तुम बोलोगे सर जी ਆਪਾਂ ना पी ते टी ਦਾ ग्राफ बनाया, नंबर ऑफ मोल्स ਨੂੰ कांस्टेंट ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ग्राफ बन ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੋਲਿਊਮ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਸਲੋਪ, ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਲੋਪ ਉਹਨਾਂ ਨਿੱਕਾ ਵੋਲਿਊਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਿਆਪਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਿਆਪਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਕਸ਼ਿਤ, हाउ you are going to change the number of moles, या तो मोलर मास चेंज करोगे या फिर क्या चेंज करोगे आप, गिवन मास। एग्री हो, एग्री हो ना बच्चे। अब अगर मैं बोलूं नहीं भाई मोलर मास नहीं चेंज करना, नंबर ऑफ मोल्स चेंज करने, तो तू क्या करेगा बता शाबाश, क्या चेंज गिवन मास चेंज कर देगा, तो गिवन मास चेंज कर देगा। तो अब कोई बंदा पंगा डाल के बैठ गया, कहता अब मैंने इस वॉल्यूम को नहीं चेंज करना, लेकिन ग्राफ मैंने पीओटी का ही बनाना, मैंने ग्राफ अब पीओटी का ही बनाना है, लेकिन वॉल्यूम को अब मैंने क्या रखना है काके, वॉल्यूम को मैंने कांस्टेंट। तो बंदा बोलता है यार स्यापा पै गया, उनकी करिए यार। तो फिर पर्सन बोलता है अच्छा चल कोई गल करने कोई इदा हिला शिबिला करने इदा, ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ NRT अपॉन V। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ, ਇਹ R ਤੇ V ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਲੋਪ ਹੋਏਗੀ डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, ਉਹ ਕਿਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ ਕਾਕੇ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, टेंजेंट ऑफ थीटा। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਹੁਣ टेंजेंट ऑफ थीटा रक्षित जल्दी दस ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास अपॉन गिवन मोलर मास। ना गलत बात, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास काके। ठीक है सर, ठीक है कोई गल नहीं, थोड़ी बहुत केमिस्ट्री दी ਆਪਾਂ इकट्ठे ट्यूशन ला लेंगे किते तो हमारे पास यहाँ पर मेरे को भी थोड़ी थोड़ी आती है, तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अच्छा अब एक बात बता बच्चे, यहाँ पर टेंजेंट ऑफ थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गिवन मास। अब तू मुझे बता, इसका मतलब अब तू एंगल बढ़ाता जाएगा गिवन आपके पास, तो तू जैसे जैसे यहाँ पर एंगल बढ़ाता जाएगा तो बता क्या होता जाएगा, क्या तुम्हारा एंगल बढ़ने से अब, क्योंकि वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो सकता, उसने बोल दिया कि वॉल्यूम को तुम फिक्स कर दो, तो अब बता क्या चीज बढ़ेगी, एंगल बढ़ रहा है तो मोलर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो भी बढ़ेगा, इसलिए आपके पास बी का गिवन मास इज ग्रेटर देन द मास ऑफ बच्चे, हमारे पास गिवन मास, मोलर मास कांस्टेंट है, और अगर मोलर मास है फिर बच्चे वही दोबारा से आपको देखना पड़ेगा कि मोलर मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंजेंट थीटा, जितना बड़ा एंगल टेम्परेचर एक्सिस से उतना बच्चे बड़ा आपके पास उतना छोटा मोलर मास। ये पॉइंट है बच्चे, होप सो तो ये बात समझ में आ रही है, आया ना? सर आगे समझ नहीं, अगर नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, वीडियो देख लेना, और वीडियो को देखते देखते बच्चा आप इसको प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें बच्चा हमारे पास गिवन है, ये सारी चीजें हमारे पास गिवन, और ये केमिस्ट्री के अंदर ऑलरेडी, मैं थोड़ा सा डिफरेंट जाने की कोशिश करूँ,
मैं केमिस्ट्री से इसलिए डिफरेंट जा रहा हूं यार, कुछ तो आप एग्जामिनेशन में नए क्वेश्चन सोच के आए, आपको बाकी दुनिया से ज्यादा पता होना चाहिए, नए क्वेश्चन जो अभी तक पूछे नहीं गए। कल भी जो मैंने शॉर्ट वीडियो डाली थी, वो शॉर्ट वीडियो का पर्पस ये था, ये 6 ऐसे मैकेनिज्म है जिसके ऊपर क्वेश्चन टीचर तैयार कर सकते। अब चलते हम आगे की तरफ और चीजों को बच्चे आगे समझने की हम कोशिश करते हैं। यहां तक किसी बच्चे को अगर कोई डिफिकल्टी है तो वो बच्चा मुझे यहाँ पर पूछ सकता है। शाबाश, बोलो बच्चे, है कोई डिफिकल्टी? टाइम हो गया सर, हाँ बेटा, टाइम हो बोलो गया बच्चे। मैंने कहा सर। अच्छा, टाइम हो गया। चलिए फिर बच्चे, अब हम इसको नेक्स्ट टाइम देखते हैं और बाकी चीजें बच्चे नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे।